ओके, लेट्स स्टार्ट विद नाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एज, ठीक है। और एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एज में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? बीपीआर। व्हाट वाज बीपीआर? बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग में हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग प्रोसेस को एनालाइज करते थे और फिर उनको री इंजीनियर यानी चेंज करते थे ताकि हम लोग ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सके। दैट वाज बीपीआर। फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोग ने, बेंचमार्किंग। क्या था बेंचमार्किंग? जिसमें हम लोग इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड चूज करते थे और फिर अपने आप को कंपेयर करते थे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से। दैट वाज नोन एज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग व्हील क्या थी बताओ? कितने स्टेप्स थे बेंचमार्किंग व्हील में? 5 स्टेप्स थे। कौन कौन से? सबसे पहले क्या था? प्लान, then find, then collect, then analyze, then improve। बेंचमार्किंग सिर्फ डिफरेंस देखने तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि हमें और क्या करना पड़ता है? हमें इंप्रूव करना पड़ता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक बेंचमार्किंग पढ़ा था और एक बीपीआर पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग किसी एक प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे थे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 8 प्रिंसिपल्स होते हैं। इन प्रिंसिपल्स को मार्क करिए। देयर आर 8 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्स्ट है कस्टमर फोकस। सिर्फ हेडिंग हेडिंग मार्क कर लीजिए। यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? किसको ध्यान में रख के काम करना है? कस्टमर फोकस्ड। सेकेंड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सारे डिपार्टमेंट के सारे इंप्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। देखिए, टोटल इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट, all employee participate in working towards common goal. Total employee commitment can only be obtained after fear has been driven from the workplace, when empowerment has occurred and management has provided the proper environment। हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? कस्टमर फोकस। यानी हमें ये ओवरऑल इंप्रूवमेंट किसको ध्यान में रख के करनी है? कस्टमर को। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक एम्प्लॉय में इंप्रूवमेंट लाने से काम होगा कि सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा? सबको, यानी टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। थर्ड, प्रोसेस सेंटर्ड। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब सारे प्रोसेस को ओवरऑल चेंज करना है, सारे प्रोसेस को हमें इंप्रूव करना है। द फंडामेंटल पार्ट ऑफ TQM इज अ फोकस ऑन प्रोसेस थिंकिंग। अ प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स that take input from supplier and transforms them into output that are delivered to customers। तो 3 प्रिंसिपल्स हो गए। पहला बताइए क्या था? कस्टमर फोकस। सेकेंड, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एंड थर्ड, प्रोसेस सेंटर। फोर्थ, इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम मीन सारे सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो। Although an organization may consist of many different functional specialty, often organized into vertically structured department, it is horizontal processes interconnecting these functions that focus TQM। इंटरकनेक्टिंग फंक्शन कह रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बट ऑल दीज प्रोसेसेस एंड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, और इसीलिए सारे प्रोसेसेस को ऑल टुगेदर इंप्रूव करना इज व्हाट इज नोन एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, कितने हो गए? 4। पहला क्या था? कस्टमर फोकस। दूसरा, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। थर्ड क्या था? प्रोसेस सेंटर्ड। एंड फोर्थ, इंटीग्रेटेड सिस्टम। Fifth, strategic and systematic approach. A critical part of management of quality is a strategic and systematic approach to achieve an organization's vision, mission, and goals. This process called strategic planning or strategic management includes formulation of strategic plan that integrates quality as a core competence। कह रहे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा एक स्ट्रेटेजी अप्रोच होना चाहिए। यानी जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तभी हमको ये डिसाइड करना है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशंस को ऑल टुगेदर चेंज करना है, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। सिक्स्थ है कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट।
एक बार हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे फैक्टर्स चेंज कर दिया, क्या काम यहाँ खत्म हो गया? नो, हमें टाइम टू टाइम सारे प्रोसेसेस को दोबारा इंप्रूव करना पड़ेगा. A major thrust of TQM is continual process improvement. Continual improvement drives an organization to be both analytical and creative in finding ways to be more competitive. And seventh देखिए कौन सा है? Fact based decision making. In order to know well an organization is performing, data on performance measures are necessary. TQM requires that an organization continually collect and analyze data in order to improve decision making. यानी टाइम टू टाइम हमें डेटा कलेक्ट करना है, डेटा के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को इंप्रूव करना है. और एर्थ देखिए क्या है? कम्युनिकेशन. ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एज वेल एज पार्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ लार्ज पार्ट. अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेसेस को चेंज करना चाहते हैं, ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हम अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करें कि हम अपने प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं. अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे. ठीक है, तो ये 8 प्रिंसिपल्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के. सबसे पहला देखिए क्या था? कस्टमर फोकस करना है हमें. सेकेंड, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. थर्ड, प्रोसेस सेंटर्ड. फोर्थ, इंटीग्रेशन. फिफ्थ, सिस्टमैटिक अप्रोच या स्ट्रेटेजी बेस्ड. ओके. सिक्स्थ क्या था? कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट. सेवेंथ, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी है. एंड एट्थ, कम्युनिकेशन. ठीक है, दिस इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. अब इसके बाद नेक्स्ट देखो. हाँ, नेक्स्ट आ जाओ. अब इसमें देखो फोर्ड का एक दिया हुआ है. इसमें क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो डिटेल में तो नहीं, बस इतना याद रखना. फोर्ड कंपनी थी जिसने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था. तो ऐसा हो सकता है कोई एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं किसी फॉर्म में पूछ ले. सो फोर्ड मोटर कंपनी वाज अ कंपनी जिसने टीक्यूएम प्रैक्टिसेस को 1980 में अपनी कंपनी में इन्वॉल्व किया था. बस इतना मार्क कर लो. और इसके बाद अब आ जाइए सिक्स सिग्मा. ये अगला कॉन्सेप्ट है, अगली अप्रोच है सिक्स सिग्मा अप्रोच. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. देखो 3 पढ़ चुके हैं हम लोग. सबसे पहला पढ़ा था बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग. दूसरा कौन सा पढ़ा था? बेंचमार्किंग. और तीसरा कौन सा पढ़ा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. सिक्स सिग्मा अप्रोच ये कहता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को बार बार रिपीट करते रहे ताकि उनका इफेक्टिव एरर्स जो है वो कम होती जाए. एक नॉर्मल बिलीव होती है कि हम लोग जितनी बार कोई काम करते हैं हर बार एरर्स कम हो जाती हैं. सिक्स सिग्मा अप्रोच ये कहता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एरर्स को डिफेक्ट फ्री कर दे. डिफेक्ट फ्री मतलब समझ गए कि आप अपनी एरर्स को इस हद तक रिड्यूस कर दे. वो इस तरह से रिड्यूस करेंगे कि आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस को बार बार रिपीट करें. जैसे पहली बार आपने कोई काम किया, आप अपने ऊपर सिक्स सिग्मा लगा के देखिए. जब आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको शायद उसको पढ़ने में 5 घंटे लगेंगे. जब आप दूसरी बार वो चैप्टर पढ़ते हैं तो शायद आपको 4 घंटे लगेंगे. तीसरी बार पढ़ा और कम लगा, चौथी बार पढ़ा और कम लगा. ऐसे करते 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 अल्टीमेटली लास्ट में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इफेक्टिव टाइम कम लगेगा. इसका ये सिक्स सिग्मा अप्रोच है कि कॉन्टिन्यूअस रिपीटिशंस अगर हम करते रहेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे और टाइम को कम कर लेंगे. तो देखिए सिक्स सिग्मा क्या है? Six Sigma is a disciplined, statistical-based, data-driven quality control program. It is a methodology for continuous cycle time improvement. Continuous cycle time improvement means time improve हो रहा है हर बार. Underline करो, reduction of manufacturing defect to a level of not more than 3.4 per million. 3.4 per million का मतलब समझे? देखो एक चार्ट दिया है इन्होंने, I'll show you. यहां पर देखिए ये सिग्मा लेवल्स दिखा. सिग्मा लेवल्स देखिए 2 सिग्मा का मतलब ये है, ये लिखा है डिफेक्ट पर मिलियन. यानी अगर हम 1 मिलियन गुड्स बनाएंगे तो उसमें 308,770 प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव होंगे. दैट इज 2 सिग्मा. 3 सिग्मा इसका मतलब 69% एक्यूरेसी. 3 सिग्मा का मतलब हुआ अगर हम 1 मिलियन गुड्स बनाएंगे तो देखो एरर्स कम हो गई, अब सिर्फ 66,000 बची. 4 सिग्मा का मतलब ये हुआ सिर्फ 6,210 बची.
ये एरर समझ रहे हो कि जब हमने 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बनाए तो सिर्फ 6000 डिफेक्टिव निकले। 5 सिग्मा का मतलब देखो क्या हुआ, जब हमने 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बनाए तो सिर्फ 233 डिफेक्टिव निकले। और 6 सिग्मा का मतलब समझो, हमने 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकले, यानी 99.99966% एक्यूरेसी कहा जाता है। इसका मतलब जितनी बार हम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे उतनी बार एरर का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाया जाता है 6 सिग्मा। ठीक है, तो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 6 सिग्मा पे पहुंच गई है। पहले 2 सिग्मा होता था, फिर 3 सिग्मा होता था, फिर 4 सिग्मा होता था, आज क्या हो गया है 6 सिग्मा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टू अ लेवल ऑफ नो मोर देन, यानी 3.54 पर मिलियन से ज्यादा डिफेक्ट नहीं हो सकते, बाय एलिमिनेटिंग डिफेक्ट इन एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। नेक्स्ट मार्क करो, 6 सिग्मा इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी। यूजिंग 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी, a business can strategize its plan of action and drive revenue increase, cost reduction, process improvement in all parts of the organization। कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा बताइए? अगर प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और अगर हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो कैसे यूज किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपने कहा हम अपनी कंपनी में 6 सिग्मा अप्रोच लगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप 1 मिलियन प्रोडक्ट्स अगर बनाए तो उसमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले, इतना एफिशिएंसी लेवल हो जाए कि यू आर मेकिंग 1 मिलियन प्रोडक्ट्स एंड इन दोस 1 मिलियन प्रोडक्ट्स ओनली 3 प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। और ऐसा तब होगा जब आप बार बार वो प्रोसेस करेंगे और हर बार उसकी एरर्स को मीट आउट करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है, थर्ड वाले में देखिए बेंचमार्क। 6 Sigma methodology helps in improving process metrics. Once the improved process metrics achieve stability, we can use 6 Sigma methodology again to improve a newly stabilized process metrics. For example, आपने एक बार एग्जाम दिया, ऐसे समझिए आपने एक बार एग्जाम दिया, ठीक है, और आपके जो नंबर आए वो आपके नंबर आए, मान लीजिए 10 नंबर आए, ठीक है, आपने 100 नंबर का पेपर दिया, आपके 10 नंबर आए। अब अगली बार आपने इंप्रूव किया और आपका बेंचमार्क था 10, कि 10 से ज्यादा आ जाए, कितने भी आए, 40 का तो सपना देखा ही नहीं कभी, आपने कहा बस 10 से ज्यादा आ जाए, 10 में बहुत बेइज्जती हो जाती है। तो आपने इस बार 10 को बेंचमार्क बनाया और आपने पढ़ाई करी और इस बार आपके आ गए 15, ठीक है, पास तो अभी भी नहीं हुए। फिर तीसरी बार आपने पढ़ाई करी और इस बार आपका बेंचमार्क था 15, 15 से ज्यादा लाने हैं हमको। फिर आपने पढ़ाई करी और फिर आप एग्जाम देने आए, किसी तरह आप पहुंच गए 25, ठीक है। अब 25 जब पहुंचने के बाद आपका बेंचमार्क बन गया 25, कि हमें 25 से ज्यादा लाने हैं। ये आप हर बार क्या कर रहे हो पता है? ये आप हर बार अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आप 6 सिग्मा टेक्निक लगा रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है, देखिए इन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया है, हालांकि इस टाइम पे ऐसी बातें करना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल द साइकिल टाइम ऑफ पिज्जा डिलीवरी, है ना, इस टाइम पे ऐसे भड़काऊ बयान हो सकते हैं, बट स्टिल कह रहे पिज्जा डिलीवरी का टाइम इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 60 मिनट्स टू 45 मिनट्स इन अ पिज्जा डिलीवरी प्रोसेस बाय यूजिंग 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी। यानी पहले उन्होंने एक टारगेट बनाया कि 60 मिनट में हम पिज्जा डिलीवर करेंगे, फिर उन्होंने अपने स्टाफ से कहा और इम्प्रूव करो, तो उन्होंने अपना साइकिल टाइम 60 मिनट से रिड्यूस करके 45 मिनट्स रख लिया। अब अगली बार के लिए उनका बेंचमार्क कितना हो गया 45, कि अब तुम्हें 45 से कम करना है। फिर वो अपना प्रोसेस इंप्रूव करेंगे, 45 से रिड्यूस होके 30 मिनट्स हो गया। ऐसे 6 सिग्मा करते 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 ये सिचुएशन आई कि उधर पिज्जा बना और उधर आपके मुंह में गया। ठीक है तो देखिए कह रहे हैं बाय यूजिंग 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी, once the pizza delivery process stabilizes at 40 minutes, we would carry out another 6 sigma project to improve its cycle time from 45 minutes to 30 minutes. Thus it is a benchmark. अब समझ आया 6 sigma क्या होता है? Goal. Using 6 sigma methodology, organizations can keep a stringent goal for themselves and work towards achieving them. तो देखा जाए हर बार हमको एक नया गोल मिल रहा है, एक नया टारगेट मिल रहा है, और उसको पूरा करने के लिए हम लोग हर बार वर्क कर रहे हैं। 6 सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल मेजर भी है। 6 सिग्मा इज अ डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी। Statistical analysis is used to identify root causes of the problem. Additionally,
Six Sigma methodology calculates the process performance using its own unit known as Sigma unit. And it is a robust methodology. Six Sigma is the only methodology available in the market today which is a documented methodology for problem solving. Documented मतलब ये एक थ्योरी है, एक रिटन थ्योरी है कि हर बार अगर आप रिपीट करते जाओगे, एक कॉन्सेप्ट होता था, शायद आपने बचपन में पढ़ा हो, लर्निंग कर्व. सुना है कभी लर्निंग कर्व? लर्निंग कर्व का मतलब होता है हर बार जब आप वो प्रोसेस रिपीट करोगे तो अगली बार उसमें यूज किया गया टाइम कम हो जाएगा. तो पहली बार किसी काम को करने में 2 घंटा लगा, अगली बार उस काम को करने में 1.5 घंटा लगेगा, फिर अगली बार उसमें आपको 1 घंटा लगेगा. ये एक प्रूवन थ्योरी है और इसी थ्योरी को जब हम मैनेजमेंट में यूज करते हैं तो वी कॉल इट एज सिक्स सिग्मा अप्रोच. ओके, 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए. पहला कौन सा था? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. दूसरा बेंचमार्किंग. तीसरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. और चौथा सिक्स सिग्मा. अब देखिए, ये ग्राफ एफ मत करिएगा, सिक्स सिग्मा ग्राफ एफ मत करिएगा. हाँ, यहां पर देखो एक टॉपिक दिया है वाई सिक्स सिग्मा. क्या फर्क, क्या फायदे होते हैं? विद द बडिंग कॉस्ट of resources and rise in other factors such as competition, the organizations are forced to look around for alternative methods which add to efficiency. Adoption of Six Sigma methodology helps in improving efficiency in any organization as it meticulously identifies defect and minimize variation. Basically, इसका concept ये होता है जैसे पहले बार पिज्जा डिलीवर करने में 60 मिनट्स लगा, अब अगली बार इनको टारगेट दिया गया कि आपको 45 मिनट्स में करना है. ये कैसे अचीव होगा? ये देखा जाएगा कि 60 मिनट क्यों लग रहा था, डिफेक्ट क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी. जब उस डिफेक्ट को देखा, उस डिफेक्ट को ठीक किया, उस डिफेक्ट को ठीक करने के बाद टाइम रिड्यूस हो गया 45 मिनट्स. फिर 45 मिनट्स को बेंचमार्क करके हमने देखा 45 मिनट्स भी क्यों लग रहे हैं. ठीक है, क्या डिफेक्ट है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, और फिर उस डिफेक्ट को ठीक करके हमने रिड्यूस कर दिया 30 मिनट्स. ऐसे कर करके हम अपने डिफेक्ट के लेवल को रिड्यूस कर लेंगे. कितना तक रिड्यूस करना है? 1 मिलियन में 3.4 के लेवल तक रिड्यूस करना है. ओके, मार्क करिए. कह रहे हैं कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए हैं. डिक्रीज इन प्रोसेस साइकिल टाइम, किसी भी प्रोसेस के साइकिल के टेन्योर को, टाइम को कम करेगा. डिक्रीज ऑफ स्क्रैप जनरेटेड बाय द प्रोसेस. व्हाट इज स्क्रैप? वेस्ट जनरेटेड. कह रहे हैं जो वेस्ट है वो भी कम हो जाएगा. कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा. डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फैक्ट्री डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे. एंड डिक्रीज और एलिमिनेशन ऑफ कॉस्टली रीवर्क. ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं सिक्स सिग्मा के. अब देखिए हाउ डज सिक्स सिग्मा वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. कह रहे हैं सिक्स सिग्मा कैसे काम करता है, इसके 2 सिचुएशंस हैं. अ टिपिकल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट डिटरमाइंस द एग्जिस्टिंग स्टेट and enhances the performance of the business process to a new and statistically significantly improved state. यानी सबसे पहले ये क्या करता है, ये existing state को देखता है और फिर उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए न्यू स्टेप्स लेता है. 2 टेक्निक्स हैं इसकी. देखो, सिचुएशन 1 जिसको हम लोग डीमैक बोलते हैं, मार्क कर लीजिए. पहला है डीमैक और दूसरा है डीएफएसएस. ये 2 अप्रोचेस हैं, डीमैक और डीएफएसएस. द प्रोसेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बट इट इज नॉट वर्किंग वेल. देखिए 2 तरीके हैं. या तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम लगा था लेकिन वो सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा था, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम लगा ही नहीं था. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम था लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था तो हम लोग डीमैक की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. लाइन मार्क कर लीजिए, लिखा है द प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट इट इज नॉट वर्किंग रीजनेबली वेल. यानी हमारे ऑलरेडी एक सिस्टम था, एक प्रोसीजर था, लेकिन वो प्रोसीजर सही से काम नहीं कर रहा था, उसमें डिफेक्ट थी. तो हम लोग सिक्स सिग्मा की डीमैक टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. डीमैक है क्या, जरा देखो. डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल. अब इसको याद रखने का एक तरीका समझिए. डीमैक जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए है, तभी तो हम मेजर कर रहे हैं. अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज है, कह रहे हैं सबसे पहले डिफाइन करिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर एग्जिस्टिंग वाले को मेजर करिए. ठीक है, मेजर हम तभी कर सकते हैं जब हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस हो.
फिर एनालाइज करिए क्या डिफेक्ट है, उनको इम्प्रूव करिए और फिर उनको कंट्रोल करिए। ये टेक्नोलॉजी तब यूज करी जाएगी जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई प्रोसेस है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, डीमैक का फुल फॉर्म क्या हुआ? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। और यही अगर आप दूसरा वाला देखें डीएफएसएस, डीएफएसएस देखो कब यूज हो रहा है। दिस इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज नो प्रोसेस इन एग्जिस्टेंस एट ऑल। कह रहे हैं कोई प्रोसेस है ही नहीं और हमको एक नया प्रोसेस डिजाइन करना है। तो फुल फॉर्म क्या हुआ? डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं शॉर्ट वर्ड में जहां लिखना वहां लिख लीजिएगा। एक स्ट्रेटेजी है डीमैक, एक है डीएफएसएस। अगर हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है और उसको हमें इंप्रूव करना है तो डीमैक यूज करते हैं, और अगर नो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, हमें एक नया प्रोसेस डिजाइन करना है, तो हम यूज करते हैं डीएफएसएस। ठीक है, एग्जिस्टिंग वाले में डीमैक क्यों कर रहे हैं? फुल फॉर्म क्या हुआ डीमैक का? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। और डीएफएसएस का क्या हुआ? डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, यानी सिक्स सिग्मा का। अब ऐसे नटशेल में समझिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा का कोई प्रोसेस है कि कोई प्रोसेस नहीं है? अगर प्रोसेस है लेकिन सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम सिक्स सिग्मा की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? डीमैक। और अगर हमारे यहाँ सिक्स सिग्मा का कोई प्रोसेस है ही नहीं, हमें नया प्रोसेस डिजाइन करना है, तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? डीएफएसएस। ठीक है, अब उसी को ही देखो डिटेल में लिखा हुआ है डीमैक को ही। फर्स्ट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, measure a complete picture of current state of process, analyze the current scenario, improve the process and control future performance। ये कौन सा है? डीमैक। ओके, और डीएफएसएस के लिए कह रहे हैं आईडीओवी अप्रोच होती है। आईडीओवी कुछ नहीं है, देखो आइडेंटिफाई, आईडीओवी देखो कैसे बना है, आइडेंटिफाई, डिजाइन, ऑप्टिमाइज, वैलिडेट। सबसे पहले प्रोसेस गोल को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कैसा प्रोसेस चाहिए, फिर हम उसकी डिजाइन बनाएंगे, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे और फाइनली उसके डिजाइन को वैलिडेट करेंगे। कुल मिला के इतना याद रखना है, अगर एग्जिस्टिंग में कोई प्रोसेस है और वर्क नहीं कर रहा तो डीमैक टेक्नोलॉजी सिक्स सिग्मा की, और अगर नया प्रोसेस डिजाइन करना है तो डीएफएसएस। ठीक है, अब मार्क करना है आपको, देखो इसके, हाँ बेटा, नहीं, प्रोसेस का मतलब सिक्स सिग्मा प्रोसीजर। जैसे हमने एक प्रोसीजर रखा हुआ था कि हम पिज्जा डिलीवरी टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं, ये मेरा एक प्रोसेस था, लेकिन हमारे इस प्रोसेस को लगाने के बाद भी डिफेक्ट रिमूव नहीं हो रही थी, तो डीमैक लगा रहे हैं, मशीनरी नहीं ऐड कर रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ सिक्स सिग्मा हमारी इंडस्ट्री में है ही नहीं, हमारी कंपनी में हमें नया इंट्रोड्यूस करना है सिस्टम, तो हम लोग डीएफएसएस लगाएंगे। ठीक है, कोई एसेट नहीं इंक्रीज कर रहे, प्रोसेस ऑफ सिक्स सिग्मा है। अब देखो एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़िए अपने आप। समझ आ गया एग्जाम्पल? नीचे उसी प्रोसेस को बोलने का तरीका है, मतलब ये कह रहे हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी, इन्होंने एक नाम दिया हुआ है, कह रहे हैं नेम क्या है, मतलब किस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गया ना सबको? ठीक है,
कह रहे टाइम पिज्जा डिलीवरी, यानी हमें 6 सिग्मा में किस चीज को मेन कंसिडर कर रहे हैं, पिज्जा डिलीवरी के टाइम को। किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, टाइम को हम लोग मिनट्स में मेजर करेंगे। ओके, स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन ये थी, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम 30 मिनट्स में ऑर्डर डिलीवर करें। और डिफेक्ट क्या था, डिफेक्ट ये थी अगर 30 मिनट से ज्यादा डिलीवरी होती है तो ये डिफेक्ट होगी। ये ऐसे हम लोग स्टडी करते हैं सिक्स सिग्मा को, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या था, स्पेसिफिकेशन क्या थे, डिफेक्ट क्या था। कुल मिला के एग्जाम्पल बस ये था ऊपर जो लिखा हुआ, ये आ गया समझ में। तो अगर हम लोग किसी को सिक्स सिग्मा शॉप कह रहे हैं, मान लीजिए हमने आपसे कहा माई इंडस्ट्री इज अ सिक्स सिग्मा इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या समझोगे बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिखा हुआ है ऐसा ही से पढ़ो, इट इज 99.9997% डिफेक्ट फ्री। यानी अगर कोई ये कहता है माई इंडस्ट्री इज अ सिक्स सिग्मा इंडस्ट्री या सिक्स सिग्मा शॉप, यानी हमारी इंडस्ट्री में 99.9997% डिफेक्ट नहीं है। ओके, यानी वही चीज 1 मिलियन में 3.4 आर्टिकल सिर्फ डिफेक्टिव होंगे, दैट गिव्स अ फिगर ऑफ 99.9997। ठीक है, फाइन। अब देखो सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन लेवल, कह रहे जो लोग ये सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अपनी शॉप में, आपको अपनी बिजनेस में सिक्स सिग्मा करवाना है, तो इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते हैं। और देखो इनको कैसे नाम दिए गए हैं, चैंपियन, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। कहाँ सुने हैं ऐसे नाम आपने, है ना, कराटे में सुने हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इनको नाम दिए गए हैं, सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन लेवल। देखिए कह रहे हैं सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन लेवल्स आर इम्यूलेटेड फ्रॉम मार्शल आर्ट्स। सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट हैज सेवरल लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन, चैंपियन, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट एक्सेट्रा। सबसे पहले देखो चैंपियन कौन होता है, A Six Sigma champion is the most basic form of Six Sigma certification। आप ऐसे समझ सकते हो जिसने फर्स्ट लेवल क्रॉस किया है वो चैंपियन कहला रहा है, ठीक है। A champion understands the theory of Six Sigma but does not yet have qualitative skills to function as an active Six Sigma project team member। बताइए क्या मतलब हुआ, अगर एक पर्सन है जिसको सिक्स सिग्मा पूरा समझ में आ गया है लेकिन अभी तक उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट नहीं किया, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, तो हम उसको कौन सी सर्टिफिकेशन लेवल देंगे, चैंपियन। तो इस हिसाब से बताइए आप लोग क्या फिलहाल चैंपियन हुए, आप अभी चैंपियन पे भी नहीं पहुंचे हैं। बड़ा समझ में आ गया आपको सिक्स सिग्मा, है ना। ये कह रहे हैं सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन का पहला लेवल होता है जिसने थ्योरेटिकली सब कुछ समझ लिया है लेकिन अभी तक उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने के लिए एज अ टीम मेंबर काम नहीं किया, यानी प्रैक्टिकली नहीं किया, थ्योरेटिकली समझ लिया, उसको क्या कहा जाता है, चैंपियन। यानी चैंपियन सबसे लोएस्ट डिग्री हुई। चैंपियन के ऊपर देखो कौन होता है, येलो बेल्ट। A Six Sigma yellow belt is an individual who has passed the green belt certification examination but has not yet completed a Six Sigma project। देखिए कौन हुआ ये, कह रहे हैं इसने ग्रीन बेल्ट का एग्जामिनेशन तो क्रॉस कर लिया, ग्रीन बेल्ट देखो अगली वाली है, लेकिन अगेन इसने अभी तक कोई सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं किया। तो चैंपियन में और येलो बेल्ट में क्या फर्क हुआ, चैंपियन वाले ने कोई सर्टिफिकेशन लेवल क्रॉस नहीं किया था, उसने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ली थी सिक्स सिग्मा की, ठीक है, यानी उसने सिक्स सिग्मा के बारे में सिर्फ अंडरस्टैंड किया था, प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं किया। येलो बेल्ट वाले ने सर्टिफिकेशन लेवल क्रॉस कर लिया है लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कोई सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं किया। अ येलो बेल्ट शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्स सिग्मा, स्टैटिस्टिकल टूल एंड डीमैक मेथोडोलॉजी। डीमैक वाला किस में यूज हो रहा था, जब नया डिजाइन करना था या एग्जिस्टिंग वाले को इंप्रूव करना था, एग्जिस्टिंग वाले को इंप्रूव करना था। अच्छा, ग्रीन बेल्ट देखो कौन हुआ, अ सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट इज एन इंडिविजुअल हु works on project part time either as a team member for complex project or as a project leader for simple project। बताओ ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट अंडरटेक करता है या छोटे छोटे प्रोजेक्ट अंडरटेक करता है, ये अभी अभी नया नया आया है मार्केट में, मतलब ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं करता,
या तो बड़े प्रोजेक्ट में पार्ट टाइम काम करता है या तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का टीम लीडर होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट समझ रहे हो क्या हो रहा है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा सिस्टम लगवाया जा रहा है ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, उसको प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो जो चैंपियन था उसको थ्योरेटिकली पूरी नॉलेज थी, उसने कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया और प्रैक्टिकली किसी कंपनी में सिक्स सिग्मा लगाया नहीं, ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं येलो बेल्ट वो था जिसने सर्टिफिकेशन तो क्रॉस किया है लेकिन प्रैक्टिकली उसने किसी कंपनी में सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया। थर्ड कौन है? ग्रीन बेल्ट। अब ग्रीन बेल्ट इससे अपर डिग्री हुई। ग्रीन बेल्ट वाले ने क्या किया है? सर्टिफिकेशन भी क्रॉस किया है लेकिन बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैंडल करे हैं। तो बताओ ब्लैक बेल्ट कौन हुआ? देखिए ब्लैक बेल्ट कौन हुआ? ब्लैक बेल्ट रिसीव्स द highest level of training in the statistical tool. Black belt as a rule develop the plan for Six Sigma project implementation. यानी इन्होंने पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स अपने आप में इंप्लीमेंट किए हैं। Their responsibility include creating project plan, leading cross functional project, directing team members including green and yellow belt. और ब्लैक बेल्ट का भी एक सीनियर होता है जो हाईएस्ट रैंकिंग पे होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ब्लैक बेल्ट। मास्टर ब्लैक बेल्ट इज क्लासिकली ट्रेन्ड इन स्टैटिस्टिकल टूल, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। मास्टर ब्लैक बेल्ट मेंटर एंड डायरेक्ट ग्रुप ऑफ ब्लैक बेल्ट, यानी ब्लैक बेल्ट की मेंटरिंग कौन करता है? मास्टर ब्लैक बेल्ट। क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है पूरा ओवरऑल? पक्का? अगर हम आपसे कहें हम सिक्स सिग्मा के मास्टर ब्लैक बेल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे हाईएस्ट डिग्री नॉलेज है मेरे पास कि सबसे कम नॉलेज है? अगर हम आपसे कहें हम सिक्स सिग्मा के चैंपियन हैं, यानी कुछ नहीं है हमारे पास, कोई सर्टिफिकेशन लेवल नहीं है, बस पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? चैंपियन। चैंपियन के ऊपर येलो बेल्ट, येलो के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर ब्लैक बेल्ट और ब्लैक के ऊपर मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो वो कौन हुआ जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और कोई प्रोजेक्ट भी नहीं लिया है? चैंपियन। वो कौन है जिसने सर्टिफिकेशन तो ले लिया था ग्रीन लेवल का लेकिन कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं किया? येलो बेल्ट। वो कौन था जिसने प्रोजेक्ट करे हैं लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं? ग्रीन बेल्ट। कौन था जो पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स खुद हैंडल कर रहा था? ब्लैक बेल्ट। और ब्लैक बेल्ट का भी मेंटर कौन था? मास्टर ब्लैक बेल्ट। ठीक है, ये सब नाम यूज किए जाते हैं। अब जैसे आप किसी कंपनी में जाएं और वो कहे सिक्स सिग्मा का ब्लैक बेल्ट है, तो आप ये मत कहिएगा अच्छा कराटे भी करते हो तुम साथ में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज मैनेजमेंट टर्म्स, ओके। अगेन देखो, फोर्ड मोटर कंपनी ने सिक्स सिग्मा भी इंप्लीमेंट किया हुआ था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे TQM था वैसे ही सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंटेशन फोर्ड कंपनी में भी था। ओके, रीजंस टू अडॉप्ट सिक्स सिग्मा देखो, क्यों सिक्स सिग्मा यूज करते हैं? ऑब्वियसली कॉस्ट रिड्यूस होती है, क्वालिटी इंप्रूव होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, रिड्यूस सॉल्वेंट कंजम्पशन टू लोअर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब हम अपनी एफिशिएंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट हो जाएगा। रोड ब्लॉक्स, मार्क करो, रोड ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? रोड ब्लॉक, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी सिक्स सिग्मा लगाने में? सबसे पहले कह रहे हैं एम्प्लॉय कमिटमेंट। हमारा एम्प्लॉय उन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट ही नहीं करेगा जो हम सिक्स सिग्मा में बनाएंगे। रिसोर्स चैलेंज, कह रहे हैं सिक्स सिग्मा को इंप्लीमेंट करने में, अब जरा समझिए, वो पिज्जा कंपनी ने कहा कि सिक्स सिग्मा को लगाने में जितना खर्चा होगा उससे बेटर ये है कि हमारा पिज्जा वाला 60 मिनट में ही दे आए। ये समझ में आया? यानी पिज्जा वाला 60 मिनट में दे रहा है, हम उसमें खुश हैं, उससे ज्यादा कॉस्ट तो लग जाएगी सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट करने में। तो अगर रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, मनी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू फुल्ली रन द सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव as it requires enormous data and internal measure. ओके, तो ये कह रहे हैं हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि हम सिक्स सिग्मा को प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर यही ना, इन सिक्स सिग्मा अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कराना चाहते हैं तो हमें पूरा एक सेटअप चाहिए, सारा डेटा चाहिए, सारा डेटा ऑनलाइन चाहिए, मतलब पूरा डेटा बेस चाहिए। इतनी सारी चीजें करने के लिए हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारे एम्प्लॉइज नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे सिस्टम नहीं है, तो हम सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाए। ओके, तो वी लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी कैन नॉट गो फॉर सिक्स सिग्मा। ओके, अब देखिए इन्होंने एक डिफरेंस दिया है बीपीआर में और सिक्स सिग्मा में। बीपीआर सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है,
बेसिक डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो बीपीआर सिर्फ किसी एक प्रोसेस को रीडिजाइन कर रहा था, जबकि सिक्स सिग्मा क्या कर रहा है, सिक्स सिग्मा एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। ओके, वैसे क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है तो एज सच कॉलमनर डिफरेंस लिखने को तो नहीं आ सकता, ठीक है, तो बस एक बार पॉइंट्स आप रीड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। समझ आ गया? 4 प्रोसेसेस पढ़े हम लोग ने स्ट्रेटेजिक एज के अंदर। पहला कौन सा था? बीपीआर, दूसरा बेंचमार्किंग, तीसरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और चौथा सिक्स सिग्मा। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं तो वो बीपीआर है। अगर हमने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बेस्ट प्रैक्टिस को लेके अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, बेंचमार्किंग। अगर हम सारे प्रोसेसेस को मिला के ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं तो टीक्यूएम। और अगर हम हर बार अपने साइकिल टाइम को रिड्यूस करके एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सिक्स सिग्मा अप्रोच। ठीक है, फाइन, शैल वी स्टॉप? ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, वील स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। अच्छा, ओल्ड बुक में आई थिंक दिया नहीं है। हाँ, जिस हिसाब से आप लोग ने बुक्स बंद करी हमें ऐसा लगा ओल्ड बुक में ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया है, लेकिन आउट ऑफ योर सरप्राइज न्यू बुक में भी बहुत बड़ा है ये, बहुत सारे टॉपिक्स ऐड करे हैं। देखो, एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक है, फिर उसके बाद एक टॉपिक इन्होंने दिया है इंडस्ट्री 4, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। आपके हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया था, है ना? उसके बाद एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आई थिंक हाँ फिनटेक, फिनटेक एक कॉन्सेप्ट है, और फिर फिनटेक यूजर्स एंड वन मोर टॉपिक, हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये 5-6 टॉपिक्स और ऐड हुए हैं न्यू बुक में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ये कवर करेंगे, तो देख लीजिएगा क्या करना है, प्रिंट करना है या फोन से पढ़ना है, व्हाटएवर, बट ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं एंड वी विल बी कवरिंग दिस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।